नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस विद हिमी में। आइए आज हम लोग प्रयोगवाद देखेंगे। प्रयोगवाद में देखिए, पहला प्रश्न है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है? प्रगतिवाद, छायावाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद। तो यह प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। डिटेल देखते हैं कि अज्ञेय, पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञेय ने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तारसप्तक भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे ना ही हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। अब देखिए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। ऑप्शन सी सही है। और देखिए, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नए राहों का अन्वेषण, काव्य में पूर्व परंपरा का निषेध। तो ये नए राहों का अन्वेषण, नई राह का अन्वेषण जो है, ऑप्शन सी सही है, इसका मुख्य तथ्य था। डिटेल देखते हैं कि सन 1943 में तारसप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी है। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलटकर हुआ है। ऐसा नहीं है, हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई है। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराश, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीति, सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तारसप्तक की योजना फुटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। जब प्रकाशन योजना सामने आई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हों। भूमिका में अज्ञेय ने स्पष्ट किया है कि उनके संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुंचे हुए नहीं हैं, अभी राही नहीं हैं। ठीक है, राहों के अन्वेषी, उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु पर, शैली के छंद और तुक के, कवि के दायित्वों में, प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवनी परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तत्व नई राहों का अन्वेषण है। पहले तो ये देखिए कि ये जो प्रयोगवाद शुरू हुआ था ये तारसप्तक से माना जाता है और तारसप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 1943 में शुरू हुआ था। ठीक है, अब देखिए, प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित क्या किया है? मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, छायावादवाद। तो कौन किया है? ये अस्तित्ववाद। अभी मार्क्सवाद हम लोगों को पढ़ा है कि मार्क्सवाद किससे प्रभावित था? तो वो प्रगतिवाद में। ठीक है, ये है प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद। अब देखिए, प्रयोगवाद पर अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव पड़ा। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब 1954 में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञेय का एकाधिकार था। अज्ञेय से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई। तब नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद को से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रयोगवाद का जन्म तारसप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। अभी हम लोग ने देखा कि ये सही है। प्रयोगवाद में प्रयोग इष्ट नहीं साधना मानते हैं, ये भी सही है। प्रयोगवादी कवि हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, ये भी सही है। नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, ये गलत है, क्योंकि नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप ही है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। असत्य पूछा था। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट हैं। अतः विकल्प डी असत्य, शेष कथन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो ये तार सप्तक, ऑप्शन ए में संग्रहित हैं।
अब देखिए इसका डिटेल देखते हैं। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल है। प्रयोगवाद को प्रपद्यवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी। अज्ञेय जी ने इसे राहु का के अन्वेषी कहा। और ये पूछा गया कि प्रयोगवाद को राहु का अन्वेषी किसने कहा, तो ये अज्ञेय जी ने कहा था। अन्य महत्वपूर्ण देखिए, तार सप्तक 1943 के कवि कौन है, याद करने का सूत्र इसमें है अमुने गिरा प्रभा, मतलब अज्ञेय, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल, ये तार सप्तक के हैं। फिर दूसरे सप्तक के देखिए, ये 1951 में शुरू हुआ था। इसका देखिए सूत्र है सहभर सनद, शमशेर बहादुर सिंह, हरिनारायण व्यास, भवानी प्रसाद मिश्र, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, ये दूसरे सप्तक के हैं। तीसरे के देखिए, ये जो 1959 में कभी सन भी आ जाता है मिलान करने के लिए, पहला तार सप्तक, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ये सन भी याद रखिएगा। 1959 के कवि हैं, देखिए इसका सूत्र है कि केकुकी विप्रसम, मतलब केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, विजयदेव नारायण शाही, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्स्यायन। चौथे सप्तक में देखिए, ये 1979 में शुरू हुआ था और ये श्री अरासुरा स्वर्ण, इसमें श्री राम वर्मा, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंभज, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, स्वदेश भारती और नंद किशोर आचार्य, ये जो है चौथे सप्तक के हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट याद कर लीजिएगा प्रयोगवाद के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, इनमें से कोई नहीं, तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रयोगवाद के हैं। ऑप्शन बी सही है। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी कहा, तो अभी हम लोग मैंने ऊपर बताया भी कि ये प्रश्न आ चुका है, तो ये अज्ञेय ने कहा है। ऑप्शन बी सही है। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक, प्रतीक, नए पत्ते, नई कविता, तो कौन है, तार सप्तक है। ऑप्शन ए सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, तो कौन नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह जो है तार सप्तक के कवि नहीं है। गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे और मुक्तिबोध तो हैं ही, ऊपर अभी आप लोगों ने देखा। अब देखिए इनमें से कौन तार तक में शामिल नहीं है, सेम प्रश्न है। अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, तो देखिए शमशेर ही शामिल नहीं है, ये तीनों लोग तो हैं, तो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन शामिल नहीं है, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, तो देखिए माचवे, नेमिचंद जैन, भारत भूषण, ये तीनों हैं, भारत भूषण अग्रवाल, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ये तार सप्तक के कवि नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा इसका। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है, पहला तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा, तो देखिए जो चारों सप्तक है कितने इंपॉर्टेंट है और उसके कवि कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि पूछ दिया भवानी मिश्र किस सप्तक के कवि हैं, तो क्या है, ये दूसरे सप्तक के हैं। ऑप्शन बी सही है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, तो कौन कौन नहीं है दूसरे सप्तक में सम्मिलित, ये है मुक्तिबोध, दूसरे सप्तक में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, और ये सब लोग दूसरे सप्तक के हैं। अब देखिए इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है, कौन है पूछा है, रघुवीर सहाय, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और नेमिचंद्र जैन, तो ये रघुवीर सहाय जो है दूसरे सप्तक में संकलित कवि हैं, ठीक है। अब देखिए 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी, तो अभी हम लोगों ने देखा देखिए अमृता चौधरी, कीर्ति चौधरी और शकुंतला माथुर और सुमन राजे, तो इसका ऑप्शन सी ही सही है, शकुंतला माथुर जो है इसमें थी। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, तो ये तीसरा सप्तक की है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं शकुंतला माथुर, सुमन राजे, ये मणिका मोहिनी और कीर्ति चौधरी, तो ये चौथे सप्तक में सुमन राजे जी हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन, 19वां नंबर, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमिचंद जैन, रघुवीर सहाय, तो कौन नहीं है, रघुवीर सहाय नहीं है, और ये तीनों तार सप्तक के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो बताइए रघुवीर सहाय किस सप्तक के हैं, दूसरे के हैं, तीसरे के हैं, चौथे के हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखते हैं, तार सप्तक का प्रकाशन, तो अभी हम कितनी बार बता चुके हैं, 1943 में हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन सेम प्रश्न देखिए, ऑप्शन बी सही है, 1943। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है, तो अभी हम लोगों ने देखा, तब से देखते हुए आ रहे हैं, ये प्रयोगवाद से संबंधित है, ऑप्शन बी सही है। अब देखिए आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और मुक्तिबोध, तो ये रघुवीर सहाय जी आत्महत्या के विरुद्ध कविता के संकलन।
इन्होंने ही किया था। देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर शाह हैं। ये अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। रघुवीर शाह, ये देखिए, रघुवीर शाह अभी आप लोग को पता चल गया, मैंने ऊपर पूछा भी था। तो ये किसके हैं? दूसरे सप्तक के कवि हैं रघुवीर शाह। रघुवीर शाह की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था, इत्यादि। कहानी संग्रह देखिए, रास्ता इधर से है जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग, अर्थात यथार्थ का अर्थ, भंवर, इत्यादि। अब अनुवाद देखिए, बर्नमवन शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद है। 3 हंगारी नाटक, इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। त्रिलोचन है, भारत भूषण अग्रवाल है, अज्ञेय हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो कौन है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं: काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, इत्यादि। अन्य फैक्ट देखते हैं। सन 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता की संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़े हुए रंग इनके उपन्यास हैं। सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपन्यास लिखे। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियां संकलित हैं। बकरी नामक इनका नाटक काफी लोकप्रिय रहा। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियां भौं भौं, खो खो, लाख की नाक, वतूता का जूता और महंगू की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ है। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया। अब देखिए, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सेम प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो देखिए, ऑप्शन डी सही है। अब देखिए, नकेनवाद किस काव्यधारा के लिए प्रयुक्त है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी सही है। देखिए, प्रयोगवाद के भीतर प्रपदवाद या नकेनवाद भी पनपा, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा मात्र बनकर रह गया। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। नकेन नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नामों से प्रथम अक्षर से बना। नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। ठीक है, तो इसका इनमें से कोई नहीं होगा। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। कौन है? जगदीश गुप्त, नरेश मेहता और अज्ञेय, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता। तो इसका ऑप्शन बी ही सही है। ठीक है, अब देखिए, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो केसरी कुमार, नरेश मेहता, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ। तो देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये दोनों जुड़े हैं, इसलिए इसमें स्टार बना हुआ है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन प्रपदवाद से संबंधित नहीं है? नलिन विलोचन शर्मा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नरेश और केसरी कुमार। तो कौन नहीं है? ऑप्शन बी प्रयाग नारायण त्रिपाठी नहीं है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इनमें से कोई नहीं। तो ये घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद ये प्रयोगवाद में दिखती है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं: समसामयिकी, जीवन का यथार्थ चित्र और घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिकता, विद्रोह का स्वर, लघु मानव की प्रतिष्ठा, अनास्थावादी तथा संशयात्मक स्वर और आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। अब देखिए, हम लोग नई कविता देखते हैं। इसके बाद ही नई कविता का उत्थान हुआ। तो नई कविता के प्रवर्तक कौन है? देखिए, प्रताप नारायण, प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और घनानंद। तो देखिए, इसमें स्टार लगा हुआ है। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई। इन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नई कविता के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं। तो प्रयोगवाद और प्लस नई कविता के प्रवर्तक दोनों के कौन हैं? अज्ञेय जी हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण हैं: अनुभूत की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, शोषित वर्ग की पीड़ा और पूंजीपतियों की घोर निंदा, प्रकृति चित्रण और सौंदर्य बोध, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही है, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। देखिए, नई कविता के 2 तत्व प्रमुख हैं: अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। यह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, 1953, 1954, 1955 और 1956। तो ये नई कविता जो है 1954 से प्रारंभ हुआ था। 1954 में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद और प्रयागराज से हुआ।
1945 में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन प्रारंभ किया तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। अब देखिए नई कविता पत्रिका का प्रकाशन अभी हम लोगों ने देखा। अभी ऑप्शन ए है 1952, 1953 और देखिए ये कब हुआ था 1954 में, तो इसका ऑप्शन सी सही है 1954। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद का प्रत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी है, ऑप्शन डी सही है। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थवाद की अत्याग्रह, कुंठा, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति, कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता, मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। अन्य फैक्ट देखिए नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता, दलित विमर्श, प्रगतिवाद, छायावाद। तो ये नई कविता से ऑप्शन ए सही है। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख, प्यास और मानसिक आँच के लिए दिए उपेक्षित था। इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता की खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशेषता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की क्षणवादी और लघु मानवतावादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। अतः लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। अब देखिए नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन है सलेश मटिवानी, राजेंद्र यादव, महिप सिंह, नामवर सिंह। तो नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार ये राजेंद्र यादव ने कहा था। नई कविता परंपरा का तिरस्कार और नई कहानी परंपरा का विस्तार यह राजेंद्र यादव द्वारा कहा गया था। अब देखिए ये हमारा खत्म हुआ। अब हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास शुरू करेंगे और ये सब अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक जो होता है कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और छायावाद, द्विवेदी युग मतलब आधुनिक काल पूरा हमारा समाप्त हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच।